नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि आज हम इस क्लास में मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो दोस्तों बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वो आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। वो प्रश्न कौन से होंगे? बहुविकल्पी के होंगे। जो दोस्तों आपके जो प्रश्न पत्र में जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, हम आज उन्हीं बहुविकल्पी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। देखें दोस्तों, आज हमारा पहला सवाल कौन सा होता है? बहुविकल्पी में चलिए दोस्तों देखते हैं बहुविकल्पीय सवाल जो आपके मल्टीपल चॉइस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें दोस्तों पहला सवाल है कि एक द्विघात बहुपद के क्या है? एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। दोस्तों शून्य क्या होते हैं? जो बहुपद के हल होते हैं। इसे हम चाहे शून्यकों को चाहे शून्य कहें या फिर कहें मूल कहें, ठीक। जो बहुपद के हल होते हैं हम उसी को क्या कहते हैं? शून्य कहें। तो क्या हो गया दोस्तों? आपको अच्छी तरीके से पता होगा द्विघात बहुपद कहते हैं किसे? यानी उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। उससे हम उस बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। तो जिसमें कितनी घात 2 होगी उसे हम कहते हैं दो बहुपद। दोस्तों जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्य होंगे, त्रिघात बहुपद है उसके तो 3 होंगे। अगर एक घाती बहुपद यानी रैखिक बहुपद है तो उसका 1 शून्य होगा। तो यहाँ पे कितना? द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब 2 घात है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा है यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान ज्ञात करना है। तो यहां से हम देखेंगे tan a बराबर कितना है? tan a बराबर है 4/3 है। तो इसका मतलब हो गया tan a का मतलब होता है दोस्तों लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा और आधार बराबर हो जाएगा 3। ठीक। आपसे क्या पूछ रहा है? सेक ए का मान पूछ रहा है। तो सेक ए को हम लिखेंगे कान बटे आधार। सेक ए का फार्मूला होता है कान बटे आधार। तो हमें सेक ए के मान को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कर्ण की। पर यहाँ पे कहीं कर्ण दिया है? नहीं दिया है ना। तो दोस्तों कर्ण को हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पहले हम निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। यानी आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली है तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए हम डायरेक्ट कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहां से जो है आपका कर्ण आ जाएगा 5 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। जब कर्ण 5 आ जाएगा तो सेक ए बराबर हो जाएगा 5 बटे आधार। आधार कितना है? 3। तो सेक ए का मान आ जाएगा 5/3। 5/3 किस में आ रहा है? डी में आ रहा है। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है? सम्मुख चित्र में, सम्मुख चित्र माने इस वाले चित्र में, ठीक, क्या दे रखा है? सिर्फ आपको इतना दे रखा है कि ये जो कोण है ये कितना है? 110 डिग्री का है। कितने का है? 110 का। तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक। तो हम दोस्तों कैसे करेंगे? आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जब हम किसी त्रिज्या को स्पर्श बिंदु पर खींचते हैं तो वो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती है। अच्छी खासी खूब अच्छी तरीके से आपने ये प्रमेय पढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने हो गया? 90 का। ये भी हो गया 90 का। हो गया। ठीक है। अब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, ये 110 का हो गया। बचा कौन? ये दोस्तों देखो क्या बना है? ओ क्यू टी पी। ओ क्यू पी टी। ये क्या है आपका? एक चतुर्भुज बन गया। आपको अच्छी तरीके से पता है कि चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक, तो 360 होता है, तो जब चतुर्भुज के 3 कोण पता होते हैं तो चौथा कोण अपने आप निकल आता है, तो निकल आएगा। ये 90, ये 90, कितने हो गए? 90 एक सीधा 200, 200 में 90 जोड़ दो, कितने हो गए? 290 हो गए। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो हम क्या करेंगे? 360 में से 290 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 70। तो यानी ये वाला कोण कितना आ गया आपका? 70। तो यानी पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब पी टी क्यू कितना आ गया आपका? 70। 70 कौन सा है? बी है। तो आपका बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी बता दें आपको, सवाल करने से पहले अगर आप सवाल को समझ रहे हैं कि सवाल कह क्या रहा है, तो मान लो आप 70% सवाल आपने वहीं पे हल कर दिया। अगर आपने समझ लिया है कि सवाल कह क्या रहा है, तो 70% सवाल वहीं पे हल हो गया। बाकी बचता है 30%। 30% वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसी कर रहे हैं, यानी गुणा भाग कैसी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो सवाल गलत हो जाएगा, नहीं गलत कर रहे हैं तो सवाल सही हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है, अगर आप सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं तो सवाल नहीं कर पाओगे। अगर आपने सवाल समझ लिया तो आप बेहतर से बेहतर सवाल हो, कितना भी कठिन सवाल हो, वो भी आप कर दोगे। तो क्या करेंगे आप? पहले आप सवाल को समझें, सवाल कह क्या रहा है, ठीक, उसके बाद सवाल को हल करना शुरू करें। ठीक है। चौथा है, चौथा कार अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सवाल कह रहा है कि एक जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक, उसे हम फेंटते हैं, फेंटने के बाद उसमें से एक पत्ता निकालते हैं और वो भी क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए, ये कह रहा है। तो हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोस्तों किसी की प्रायिकता होती है, हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है क्या? अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति। ठीक, तो देखो पत्ते कितने हैं? 52। तो ये हो गई तुम्हारी कुल परिस्थिति। क्या हो गई? कुल परिस्थिति या परिस्थितियां, ये हो गई आपकी कुल परिस्थितियां हो गई, बराबर कितनी हो जाएंगी? 52। ठीक, एक गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? इक्के होते हैं 4। तो यही 4 हो गई आपकी अनुकूल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थितियां बराबर कितनी हो जाएंगी? 4। अब एक इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, यानी इसके बटे में ये हो जाएगा, यानी 4 बटे 52 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 52 काट दो। ठीक, तो क्या आ गया? 1 बटा 13। तो 1 बटा 13 कितने है? सी में है। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल करने से पहले उसे समझे जरूर, तभी आप आगे बढ़े सवाल करने के लिए। चलो ये 2 सवाल और हो गए, अब आगे हम और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे जो सवाल वो देखते हैं कैसे करने हैं। सवाल कर रहा है, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, आपने पासा खूब देखा होगा, पासे पे 1 से लेके 6 तक अंक अंकित होते हैं। कहां से लेके? 1 से लेके 6 तक। तो इसका मतलब उसमें कुल संख्या कितनी अंकित है? 6 है। तो यानी जो कुल परिस्थितियां हो जाएंगी आपकी, कुल परिस्थितियां बराबर हो जाएंगी 6। कितनी हो जाएंगी? 6। जब 1 से लेके 6 तक होती है तो 6 तो हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कह रहा अभाज्य संख्या। अब देखो 1 से लेके 6 तक अभाज्य संख्या कौन कौन आती है? अभाज्य संख्याएं आती हैं, अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5। दोस्तों अभाज्य संख्या बता दें आपको, अभाज्य संख्या जो होती है जो किसी और संख्या से ना कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 है। कुल परिस्थिति, तो यही जो 3 है यही तुम्हारी हो जाएंगी अनुकूल परिस्थितियां। क्या हो जाएंगी? अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। ठीक, अब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? 3। कुल परिस्थितियां कितनी है? 6। तो 3 दूनी 6, यानी 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 दोस्तों किसमें है?
सी में, तो यही सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा, ये कह रहा है। यानी इसके जो मूल है वो क्या है, समान है। जब दोस्तों द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो उसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। ठीक, तो वही हम कंडीशन लगाएं तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। क्यों, 4ac जब उधर चला जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, c का मान, तो हम क्या करेंगे, c बराबर बी स्क्वायर अपान 4a कर देंगे। ठीक, ये आ गया आपका c का मान। ये किस में है, d में है, तो ये आपका हो जाएगा d राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको हम समझ रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब नहीं आएगा तो कब आएगा, जब आएगा जब आपके बोर्ड पेपर हो जाएंगे और होने के बाद आपके जो फेल का है वो रिजल्ट आ जाएगा, तब समझ में आएगा ना। अब तो लास्ट टाइम चल रहा है, आपने पूरी साल जो मैथ पढ़ा है, तो हमें तो सिर्फ आपको केवल धक्का देना है। क्या देना, धक्का देना है, जिससे कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए और पटरी पे आ जाए और आपकी गाड़ी दौड़ने लगे। तो हमें और कुछ नहीं देना, सिर्फ आपको इतना करना है, सिर्फ आपको धक्का देना है। धक्का देने से आपकी गाड़ी स्टार्ट करवानी है। अब वो आपके हाथ में कि पता नहीं आपने अभी अपनी गाड़ी रखी है या नहीं रखी है, वो तो आपको पता होगा कि पूरे साल आपने क्या किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है समांतर श्रेणी से लिया गया है। सवाल में कह रहा है ए 25वां और ए 20वां, यानी ए 25वें पद से 20वां पद घटाया जा रहा है और आपका आंसर बराबर कितना है, 45। तो आपको सार्वंतर मतलब आपको डी ज्ञात करना है। ठीक, देखो दोस्तों आपने सुना होगा ए एन, यानी एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम ये दोनों खोलेंगे। ठीक, खोल दो, तो ये 25 कितना हो जाएगा, ए 25 हो जाएगा ए प्लस 24d माइनस ए 20 कितना हो जाएगी, ए प्लस 19d बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ए प्लस 24d, अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस के 19d बराबर 45। ठीक, माइनस से कट जाएगा, 24d माइनस 19d हो जाएंगे आपके 5d, यानी 5d बराबर 45। 5 से 45 को कर दो d, तो d बराबर कितना आ गया, 9। तो यानी d क्या आ गया आपका, सार्वंतर। यही हमें पूछना था, इसका मान कितना आ गया, 9। 9 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि 5, 10, 15 आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य कितना है, 21 है, तो आर का मान ज्ञात करना है। तो किसका मान ज्ञात करना, आर का मान। और क्या दे रखा है, समांतर माध्य। देखो दोस्तों समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर, ये सब क्या है, 5, 10, 15 आर 20, 35, ये है प्रेक्षण। क्या है, प्रेक्षण। तो समांतर माध्य होता है, क्या सूत्र होता है, प्रेक्षणों का कुल योग। कुल योग का मतलब यानी जितने भी प्रेक्षण हम सभी को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हम जितने प्रेक्षणों की संख्या है उससे हम भाग दे देंगे, तभी हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। तो बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये होता है। ठीक, समांतर माध्य आपका कितना है, 21 है। प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग का मतलब 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटे इनका संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या, 7 है। ठीक, 7 हो गई।
अब देखो हम 7 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो 7 की 21 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर। अब इन्हें जोड़ो, 5 10 15 15 15 30, 30 में 20 जोड़ो 50, 50 में 30 जोड़ो 85, 85 में 40 जोड़ो कितने हो जाएंगे 125, तो कितने हो जाएंगे 125 प्लस आर, तो आर बराबर हो जाएगा 147 माइनस 125, तो आर बराबर हो जाएगा 22। तो आर का मान कितना हो गया आपका 22 हो गया। 22 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका बी हो जाएगा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, कितनी है त्रिज्या इसकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला होता है ये, ठीक ये वाला। ठीक, अब इसका संपूर्ण, संपूर्ण मतलब हमें इस भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और प्लस में इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका दोस्तों कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तभी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो वही हम फॉर्मूला लिख देंगे सीधे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, मान रख दो 3 गुणा पाई गुणा 7 गुणे 7। ठीक, ये हो जाएंगे 7 सत्ते 49, कितने हो जाए, या ऐसे कर दो 3 सत्ते 21, 21 सत्ते कितने हो जाएंगे 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया आपका 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें है, सी में है, तो ये सी इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है 2 एवं -3 वाले मूल की द्विघात समीकरण ज्ञात करो। ऐसा अभी तक क्या होता था कि हमें द्विघात समीकरण दी होती थी तो हम उसके मूल ज्ञात करते हैं। ठीक, अब इसमें उल्टा कर दिया, इसमें आपको मूल दिए हैं, मूल क्या है 2 -3 दिए हैं, तो आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। कितनी द्विघात समीकरण ज्ञात करनी, जब मूल दिए होते हैं तो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी होती है, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी 2 और -3 का योगफल करेंगे, तो 2 और -3 का योगफल आ जाएगा दोस्तों -1, कितना आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, 2 और -3 का गुणनफल हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -6 बराबर 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएंगे, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया, क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 बराबर 0। ये किस समीकरण में है, ये वाले हैं, किसमें डी में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुविकल्पीय में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, जो आपको केवल हल नहीं करना है, केवल आपको उन्हें देखकर उनके आंसर खोजना, और खोजने के बाद जो आपकी ओमार शीट होगी उस पर आपको काला गोला करना। ऐसे हम पूरी डिटेल में हल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना हल करेंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर वो दोस्तों आपके दिमाग में हो रहा है तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके उसका आंसर खोजो, आंसर खोजने के बाद ओमार शीट में उसका काला गोला कर दो जाके। ठीक है दोस्तों, ये कुछ थे आपको